लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अमोनिया एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और सेकंड रिएक्शन जो दिया हुआ है उसमें अमोनिया Cl2 एक्सेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए ये दो रिएक्शंस हैं, अमोनिया एक्सेस में है, फर्स्ट रिएक्शन में अमोनिया जिन एक्सेस, और हम इसको Cl2 के साथ ट्रीट करें और जब हम इसको Cl2 के साथ ट्रीट करेंगे तो इस रिएक्शन में अमोनिया एक्सेस में है, अमोनिया -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं और जब अमोनिया एक्सेस में होता है तो यहाँ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और Cl जो है 0 ऑक्सीजन स्टेट में ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर HCl फॉर्म कर देता है और वो HCl जो एक्सेस में अमोनिया है उसके साथ कंबाइन होकर अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, यानी गैस A इज N2 गैस। जब हम अमोनिया को Cl2 एक्सेस के साथ ट्रीट करते हैं, अमोनिया को Cl2 गैस और Cl2 एक्सेस में ट्रीट किया जाता है तो ये Cl2 एक्सेस अमोनिया को पहले तो N2 में भेजता है और फिर N2 के साथ फर्दर रिएक्ट करके ये NCl3 बना देता है और साथ में HCl गैस प्रोड्यूस हो जाती है। तो कंपाउंड B इज NCl3। तो A इज ए हाई रिएक्टिव गैस एट रूम टेम्परेचर, नहीं, नाइट्रोजन इज अ हाई अनरिएक्टिव गैस एट रूम टेम्परेचर। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ A इज सिमिलर टू C2 तो N2 में देखेंगे कि N2 में NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, C2 में भी C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो गया। कंपाउंड B इज एक्सप्लोसिव, तो NCl3 के यूजेस, NCl3 की प्रॉपर्टी है कि NCl3 इज एक्सप्लोसिव। नाइट्रोजन से 3 Cl लगने की वजह से इनमें अच्छा खासा रिपल्सन है और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी है और ये कंपाउंड इज एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है बॉन्डिंग का, तो NF3 और NCl3 में अगर हम बॉन्डिंग कंपेयर करें तो 3 Cl में आपस में रिपल्सन की वजह से बॉन्डिंग काफ़ी बढ़ जाता है एंड बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन बॉन्डिंग इन NF3, तो डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में SO2 और PCl5 की रिएक्शन के बारे में कमेंट करना है। SO2 और PCl5 की रिएक्शन, तो SO2 प्लस PCl5 ये आपस में रिएक्ट करके SOCl2 एंड POCl3 बनाते हैं। SO2 प्लस PCl5 ये जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये POCl3 और SOCl2 बनाते हैं। NCERT की रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी का सिमिलर रिएक्शन आती है, अच्छा अभी देखते हैं उसको। इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो देखें सल्फर यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फॉस्फरस +5 में है, यहाँ पे भी फॉस्फरस +5 में है, सल्फर +4 में ही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सल्फ्यूरिक क्लोराइड, तो SOCl2 को सल्फ्यूरिक क्लोराइड नहीं कहते, इसको थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिक क्लोराइड इज SO2Cl2, so B option is wrong. Both the products on addition of water produces strongly acidic solution. तो देखिए POCl3 में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो POCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करके इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और HCl प्रोड्यूस हो जाएगा और साथ में H3PO4। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन विल बी स्ट्रॉन्गली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl। SOCl2 में अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो ये वाटर के साथ कंबाइन होके HCl और H2SO3 बनाएगा और सॉल्यूशन इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर फ्लोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करी जा रही है। फ्लोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस मेटलर्जी में कॉन्सेंट्रेशन का इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत सारे सवाल आए हैं इस पर। अच्छा, फ्लोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस में पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है, इट इज़ अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिनरल फ्रॉम गैंग। हाँ, फ्लोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस है, जैसे एक मैग्नेटिक सेपरेशन है, हाइड्रोलिक वॉशिंग है, वैसा ही फ्लोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस भी एक फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिनरल फ्रॉम गैंग है। अच्छा, इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन का ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन वेटेबिलिटी ऑफ गैंग इन ओर पार्टिकल्स। ये सल्फाइड ओर्स के यूज़ किया जाता है और सल्फाइड ओर को नॉन सल्फाइड इम्प्योरिटी से सेपरेट करते हैं।
नॉन सल्फाइड इम्प्योरिटीज नॉर्मली सिलिका होती है SiO2, इसे सेपरेट किया जाता है। अब देखो ये वाला जो ओर है इट इज़ वेटेड बाई ऑयल, और जो इम्प्योरिटी SiO2 है इट इज़ वेटेड बाई वाटर। तो डिफरेंस इन वेटेबिलिटी ऑफ गैंग और बाई ऑयल एंड वाटर इसमें हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर सल्फाइड ओर, जैसा कि हमने अभी सी स्टेटमेंट की बात की, इसका यूज़ जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। ठीक है, डी स्टेटमेंट पे आते हैं। डी स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ मेथड इन विच इम्प्योरिटीज सिंक एट बॉटम। हाँ, SiO2 वेटेड बाई वाटर होता है और फाइनली SiO2 टैंक में बॉटम में शिफ्ट हो जाता है। इसमें देखेंगे फ्लोट प्रेशर प्रोसेस में हम कुछ ऐसा सेटअप बनाते हैं, यहाँ से हम एयर पास करते हैं और हम ये लेते हैं एक सस्पेंशन ऑफ ओर एंड वाटर, और इसको ट्रीट करते हैं। सस्पेंशन ऑफ ओर एंड वाटर, इसमें हम कुछ पाइन ऑयल ऐड कर देते हैं और साथ में कुछ फ्लोट स्टेबलाइजर्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, और इसके साथ हम सोडियम इथाइल जैंथेट ऐड कर देते हैं। सोडियम इथाइल जैंथेट, और ये कलेक्टर का काम करता है, और इसके साथ हम फ्लोट स्टेबलाइजर्स भी ऐड करते हैं, जैसे एनिलीन एंड क्रेसॉल एज फ्लोट स्टेबलाइजर्स, और इसको कंटिन्यूसली चर्न किया जाता है एक पैडल व्हील से। देखते हैं ओर पार्टिकल्स, सल्फाइड ओर जो होता है वो ऑयल से वेट होता है, और इम्प्योरिटी जो होती है वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन कर जाती है, और जो सल्फाइड ओर है वो बबल्स में, यहाँ जो एयर बबल्स फॉर्म होता है उस बबल्स के फॉर्म में इस चैम्बर के ऊपर, कंसंट्रेशन सेल के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाइपो की रिएक्शन है, हाइपो Na2S2O3, इसको हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। स्ट्रक्चर देखें तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S O-, ये हो गया थायोसल्फेट आयन, और यहाँ पे देखेंगे थायोसल्फेट आयन में सल्फर का डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो थायोसल्फेट आयन को जब हम Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं तो Cl2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज करता है सल्फर के हाई सॉल्वेंट स्टेट में। यही सेम काम Br2 करता है, और KMnO4 भी यही सेम काम करते हैं। बट जब हम इसको I2 के साथ ट्रीट करते हैं तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमने लास्ट डिक्रीज में भी देखा होगा कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम जो आयोडीन प्रोड्यूस होती है उसको हाइपो के साथ ट्रीट करते हैं, और ये हाइपो को Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट में ऑक्सीडाइज करता है, ना कि Na2SO4 में। ठीक है, तो देखेंगे इसका इन सब का SRP काफ़ी ज़्यादा है। KMnO4 1.51, Cl2 का SRP इज़ 1.36 एंड Br2 का SRP इज़ 1.09। तो ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से एक हैं, जबकि I2 का SRP 0.54 है, तो ये काफ़ी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ये इसको हाइस्ट में ऑक्सीडाइज ना करके इसको +2 से +2.5 में ऑक्सीडाइज करता है, और Na2S4O6 इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सोडियम टेट्राथायोनेट कहते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा थायोनिक एसिड सीरीज से, इस तरीके का। यहाँ पे सल्फर का बॉन्ड है, और 4 सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं। बीच वाले सल्फर पे एक 2 लोन पेयर्स हैं, और साइड वाले सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में एल्यूमिनियम एंड जिंक मेटल इवॉल्व हाइड्रोजन विद NaOH सॉल्यूशन। हाँ, एल्यूमिनियम एंड जिंक ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, तो एम्फोटेरिक होने की वजह से ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी। तो जिंक को जब हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो जिंक प्लस NaOH ये आपस में रिएक्ट करता है। अब देखो जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिंक जब भी रिएक्ट करेगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा,
यानी खुद का 0 से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन करेगा तो किसी न किसी का रिडक्शन होना चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है और H2 प्रोड्यूस होता है, और जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक ऑक्साइड बनाता है, और जिंक ऑक्साइड बीइंग एम्फोटाइड की नेचर ये NaOH के साथ रिएक्ट करके ZnO प्लस NaOH Na2 ZnO2 बना देता है, जिसको हम कह सकते हैं ये सोडियम जिंकेट है। ऐसे ही एल्यूमिनियम भी NaOH के साथ रिएक्ट करके, NaOH के साथ जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो ये भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्रोड्यूस कर देता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, नेक्स्ट, सेवरल नॉन मेटल सच एज फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन यील्ड ए हाइड्राइड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम PH3 फ्रॉम NaOH। तो देखिए, several non-metals yield a hydride instead of H2 gas from NaOH। तो सल्फर को जब हम ट्रीट करेंगे, सल्फर NaOH के साथ ट्रीट करने के बाद ये एक प्रोडक्ट तो देता है S-2 और दूसरा Na2, इसको हम ऐसा लिखते हैं S-2 की बजाय Na2S, और दूसरा हो जाएगा Na2S2O3। ठीक है, फॉस्फरस को ट्रीट करते हैं, तो फॉस्फरस को ट्रीट करेंगे जब हम NaOH के साथ, तो NaOH के साथ रिएक्शन करके फॉस्फरस PH3 हाइड्राइड अपना और NaH2PO2 प्रोड्यूस करते हैं। क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो डाइल्यूट एंड कंसनट्रेट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2, सेवरल नॉन मेटल्स सच एज दिस PSCl yield a hydride instead of H2 gas from NaOH, तो ये ऑप्शन भी सही है। देखेंगे कि ये जो Na2S है और PH3 है, PH3 तो यहाँ सीधे फॉस्फरस का हाइड्राइड है, ऐसा बोल सकते हैं, और Na2S को देखेंगे तो ये Na2S आया कहाँ से, तो H2S फॉर्म हुआ था जो NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2S प्रोड्यूस कर दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, बट दोनों एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट, सो यहाँ पे बी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन में ऐसा है कि लेड एंड टिन एंड बिस्मथ आर प्योरीफाइड बाय इक्वेशन मेथड। तो देखो, लेड, टिन और बिस्मथ, इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, और कम मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इनको इक्वेशन मेथड से हम सेपरेट प्योरीफाई करते हैं, ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट, लेड, टिन, बिस्मथ हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू इम्प्यूरिटी। तो हाँ, अब देखो, इनका खुद का मेल्टिंग पॉइंट कम है और इसमें जो प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, दैट्स वाई हम इनका सेपरेशन किससे करते हैं, तो इनके ये जो हम सेपरेशन करते हैं वो कौन सा मेथड है, दैट इज इक्वेशन मेथड। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो कह रहा है कि लेड एंड बिस्मथ आर प्योरीफाइड बाय इक्वेशन मेथड, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बता रहा है कि हाँ, इनका मेल्टिंग पॉइंट इम्प्यूरिटीज से कम होता है, इसी की वजह से हम इनका सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो 1 स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट का स्टेटमेंट 1 सेकंड और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, साथ में स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हाँ, 22 अभी हमने ये रिएक्शन देखी थी थोड़ी देर पहले जब H2O2 वाला सवाल था, तो उसी में ये रिएक्शन आई थी, अब ये दोबारा आ रही है। इसमें देखो, PbO2 लेड का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड है, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट के बाद PbSO4 बन रहा है, और O2 और H2O2 प्रोड्यूस हो रहा है, इंपॉर्टेंट H2O प्रोड्यूस हो रहा है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे देखेंगे H2SO4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फेट जो फॉर्म हुआ इसमें भी सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज हुआ नहीं है, तो H2SO4 ना यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये केवल एसिड बेस का काम कर रहा है, यहाँ इसका रेडॉक्स बिहेवियर नहीं है। ठीक है, PbO2 इज कंसिडर्ड एज, अच्छा सेकंड PbO2
इफ PbO2 इज कंसिडर्ड एज रेड पेरोक्साइड, अगर हम PbO2 को रेड पेरोक्साइड कंसिडर करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, ये होता है Pb+4 और O2, Pb+4 एंड 2O-2 के फॉर्म में होता है। हाँ, अब देखो स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि अगर हम PbO2 को पेरोक्साइड कंसिडर करते तब एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखो अगर हम इसको ऐसा कंसिडर करते Pb+2 O2-2, ऐसा होता नहीं, ये कंसिडरेशन रॉन्ग है, बट अगर हम करते ज़बरदस्ती तो इस रिएक्शन में देखेंगे कि ये H2SO4 के साथ रिएक्शन के बाद PbSO4 प्लस O2 प्लस H2O बनाएगा। अब देखो O2 यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ -1 हो गया, और यहाँ O2 में 0 है और H2O2 में -2 है, तो ऑक्सीजन -1 से ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो ऑक्सीजन इज बीइंग डिस्प्रपोर्शनेटेड, सो हम इसको डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन कह सकते थे। ठीक है, चलिए कॉम्प्रिहेंशन 1 देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन 1 में जो बॉडी है दैट इज एक वाइट सॉलिड है जिसमें गार्लिक स्मेल है। तो गार्लिक स्मेल यानी ये फॉस्फरस का कोई कंपाउंड हो सकता है, स्मेल से ही आ रही है बात कि ये फॉस्फरस का कोई कंपाउंड हो सकता है। देखते हैं। अच्छा आगे, इसमें जब हम वाटर ठंडा पानी ऐड करते हैं तो बी प्रोड्यूस हो रहा है, और बी को हीट करने के बाद एक गैस सी प्रोड्यूस हो रही है जिसकी रॉटन एग्रिक स्मेल है। सी की जो स्मेल है दैट इज रॉटन एग्रिक स्मेल, सॉरी रॉटन फिश स्मेल। तो रॉटन फिश स्मेल जो होती है दैट इज ऑफ pH3, और इसी के सिमिलर एक रॉटन एग्रिक स्मेल है दैट इज ऑफ H2S, यानी सी गैस इज pH3। ये तो आइडेंटिफाई होगी इसकी स्मेल से, सी गैस अगर pH3 है मतलब कंपाउंड फॉस्फरस का होना चाहिए। ठीक है, अब एक कंपाउंड के बारे में बात की जा रही है, तो ए में हम ठंडा पानी ऐड कर रहे हैं तो बी बन रहा है, बी को गर्म करने पे गैस सी प्रोड्यूस हो रही है, यानी बी हीट करने के बाद सी प्रोड्यूस हो रहा है और कंपाउंड फॉस्फरस का है। तो हाँ, अब देखो कंपाउंड ए P2O3 अगर होता है, अब इसमें ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, शुद्ध कूड़ा ऑप्शन है। ए ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन फॉस्फरस को ठंडे पानी के साथ हीट करेंगे तो कुछ वैसा खास प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रेड में भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक तो ऑप्शन P2O3 है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। P2O3 को जब ठंडे पानी में ऐड करेंगे तो इसमें वाटर ऐड करने पे P2O3, एक वाटर ऐड करोगे P2O3 में तो एक वाटर ऐड करने के बाद ये H2P2O4 यानी HPO2 फॉर्म हो रहा है, और फर्दर नेक्स्ट वाटर ऐड करने के बाद H3PO3 फॉर्म होगा। ठीक है, और H3PO3 फॉस्फरस का एसिड H3PO3 हो चाहे H3PO2 हो, ये सारे हीट करने के बाद फॉस्फीन और H3PO4 में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं। ठीक है, यही सेम रिएक्शन H3PO2 की भी होती है। H3PO2 को हम हीट कर दें तो ये PH3 और H3PO4 में डिसोसिएट कर जाता है या डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। ठीक है, अब देखो A इज P2O3 विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर्मिंग एसिड D। अच्छा, एसिड D जो हो गया वो फॉस्फोरिक एसिड हो गया H3PO4, और ऐसा कहा जा रहा है कि विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर्मिंग हीटिंग D प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन विच करेक्ट सीक्वेंस। तो जब हम H3PO4 को हीट करते हैं तो पहले H4P2O7, H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल से वाटर निकल गया और H4P2O7 बना, तो इसको हम कहेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फोरिक एसिड। और उसके बाद HPO3 को बोल सकते हैं ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, और P2O5 कह सकते हैं कि ये फॉस्फरस पेंटोक्साइड है, दैट इज फॉस्फरस P2O5 फॉस्फरस पेंटोक्साइड या फॉस्फरस का एनहाइड्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो पहले पायरो, फिर मेटा, फिर एनहाइड्रेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन 2 पे आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन 2 में SF6 इज ए ऑक्टाहेड्रल sp3d2 hybridized species or having some vacant d orbital to accommodate the nucleophile attack through the, ठीक है, but the size of sulfur is too small to tolerate the 7 coordination number, ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। SF6 में है कि हाँ कुछ बातें दे रखी है कि SF6 इज ऑक्टाहेड्रल, सही बात है, sp3d2 हाइब्रिडेशन है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, फिर भी सल्फर की साइज स्मॉल है,
तो ये 7 कोऑर्डिनेशन नंबर 7 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं दिखा सकता, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसे सल्फर की कुछ बात हुई। उसके बाद सीधे आ गए कि BeCl2 की हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा। तो पहले हम BeCl2 अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर है ऐसा, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो वाटर में H पार्ट है और OH पार्ट है। तो H और OH पार्ट, तो OH पार्ट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ को जाता है और H पार्ट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ को जाता है। तो ऐसे कुछ हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा BOH होल ट्वाइस और साथ में HCl। अब अगर यही काम बेसिक मीडियम में होगा तो बेसिक मीडियम में ये OH माइनस के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा। अब देखिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक स्पीसीज, तो ये OH माइनस के साथ रिएक्ट करके BeOH होल 4 माइनस 2 और जो HCl है वो OH माइनस के साथ रिएक्ट करके Cl माइनस N वाटर प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ SF4। अब देखो SF4 में सल्फर और फ्लोरीन है। सल्फर फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसको वाटर का H पार्ट जाना चाहिए और सल्फर को OH पार्ट जाना चाहिए। और जब भी कभी हम हाइड्रोलिसिस में नॉन मेटालिक OH देते हैं तो हम डायरेक्टली OH अटैच नहीं करते हैं, हम जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का या जितना नॉन मेटालिक ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको ऑक्साइड कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ +4 में है तो +4 में इसका ऑक्साइड हो गया SO2 और फिर इसमें वाटर ऐड करके, इस ऑक्साइड में वाटर ऐड करके हम इसका एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं H2SO3। तो एक तो प्रोडक्ट F को H मिलने से आ जाएगा HF और सल्फर को OH मिलेगा तो वो फाइनली H2SO3 बना देगा। जब हम TF6 का करेंगे तो टेरियम देखेंगे कि टेरियम में अच्छा खासा मेटालिक नेचर है और इसकी वजह से जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये टेरियम का हाइड्रोक्साइड इसको OH मिल जाएगा। टेरियम और F के बॉन्ड में देखेंगे कि फ्लोरीन को H जाएगा और टेरियम को OH जाएगा, तो ये टेरियम OH होल 6 बना लेगा और HF बना लेगा, क्योंकि 6F बॉन्ड है। 6F बॉन्ड है तो सारे 6F को H मिल गया, तो 6 OH जो हुआ और टेरियम को OH मिल गया। सो यहाँ C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है। एक पंजेंट स्मगिंग गैस X है, वो एक सॉल्ट P से प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम उसको ट्रीट करें किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो देखो P को ट्रीट किया किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। P को जब ट्रीट किया हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, P को जब हमने ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो एक पंजेंट स्मगिंग गैस X प्रोड्यूस हुई। यहाँ X और X क्या है, तो गैस है। द गैस X इज ए कलरलेस एंड गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स विथ वाइट। अच्छा, ये गैस की प्रॉपर्टी क्या है, तो ये कलरलेस है और HCl के साथ एंड गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स विथ अमोनिया। सॉरी, अमोनिया के साथ इसका डेंस वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहा है, डेंस वाइट फ्यूम्स। और कुछ देखें तो सॉल्ट P गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। तो इसको जब हम AgNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो AgNO3 के साथ किसी स्पीसीज का वाइट PPT बन रहा है, वाइट PPT। अब देखो ये सारे हिंट्स क्या कह रहे हैं। अच्छा, द PPT डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट अमोनिया। ये भी बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि PPT डाइल्यूट अमोनिया में सॉल्युबल है। PPT जो भी बन रही है वो डाइल्यूट अमोनिया में सॉल्युबल हो गई। अब इतना सारा हिंट है कि डाइल्यूट अमोनिया में ये सॉल्युबल हो गया, तो यहाँ से तो बोल सकते हैं कि ये वाइट PPT किसका हो सकता है। तो भाई ये वाइट PPT केवल एक ही स्पीसीज़ का हो सकता है, वो है कौन, वाइट PPT ऑफ AgCl। और AgCl है यानी P में एनायन जो है वो Cl माइनस है और एनायन Cl माइनस है, और इसको जब हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये जो गैस X बन रही है दैट विल बी HCl, और HCl इज ए कलरलेस गैस और HCl अमोनिया के साथ डेंस वाइट फ्यूम्स भी दे रहा है, तो चीज़ें काफ़ी सेट हो जा रही हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट गैस, मतलब गैस X के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
तो X readily react with सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ तो HCl को देखेंगे तो HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो ये आपस में Na2CO3 एक सॉल्ट है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये आपस में रिएक्ट करके NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर बना देंगे। ये तो स्टेटमेंट सही है। X इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो HCl में Cl खुद -1 में है, तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। बट Cl खुद -1 में है और इससे नीचे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, सो Cl कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो X इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। X प्रोड्यूसेस एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर, हाँ जब हम X को HCl को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो HCl वाटर में डिजॉल्व करने के बाद H प्लस और Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा और द सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक। नेक्स्ट, X इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय फेरिक क्लोराइड, HCl जो है वो फेरिक क्लोराइड से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये सही बात है। यहाँ पे नो रिएक्शन आती है क्योंकि ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है, तो Cl माइनस ही हो सकता है और फेरिक क्लोराइड में पहले से Cl माइनस है, तो जब वो इसके अपने Cl माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया तो HCl से भी आए हुए Cl माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो गैस X HCl ये एक ठीक ठाक गैस होगा, इसमें पहला सवाल तो हो गया। अच्छा, गैस Y reacts with hypo solution to produce gas X and species W। अब देखिए ज़रा, इसमें गैस Y मेंशन नहीं है। गैस Y के बारे में कोई कमेंट नहीं है और ऐसा बोला है कि इसको जब हम रिएक्ट करते हैं गैस X हाइपो सॉल्यूशन के साथ तो ये गैस X प्रोड्यूस कर देता है एंड स्पीसीज W प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमें बताना है कि W क्या हो सकता है। तो देखो, जब हम गैस Y गैस इसमें कहीं भी मेंशन तो नहीं है, और जब हम इसको हाइपो सॉल्यूशन, हाइपो इज Na2S2O3 के साथ जब हम किसी गैस Y को ट्रीट कर रहे हैं तो गैस X प्रोड्यूस हो जा रही है और स्पीसीज W, तो इसमें Y गैस मेंशन नहीं है। शायद क्वेश्चन में कुछ अधूरा रह गया है, इसकी वजह से 28 ऑप्शन जो है, 28 क्वेश्चन नंबर जो है वो उसमें कुछ अधूरा है। ठीक है, चलिए, या अगर हम एक गेस करें, चलिए वैसे Y के बारे में कुछ मेंशन नहीं है बट एक गेस करें कि हम हाइपो सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कर रहे हैं और गैस X प्रोड्यूस हो रही है, हाइपो के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइपो के साथ किसी गैस Y को ट्रीट किया, Na2S2O3 को ट्रीट किया किसी गैस Y। अब ये गैस नहीं पता, ये Y गैस है और यहाँ X गैस प्रोड्यूस हो गई यानी HCl प्रोड्यूस हो गया। दूसरा एक कंपाउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको लिखा है W। अब देखो Y गैस हो क्या सकती है, तो यहाँ क्लोरीन -1 में है और जब क्लोरीन -1 में है और क्लोरीन इसमें तो है नहीं, तो क्लोरीन यहीं से आ सकता है। हाइपो खुद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जब हाइपो अब यहाँ से ऑक्सीडाइज होगा यानी यहाँ पे क्लोरीन हायर ऑक्सीजन स्टेट में Cl2 हो सकता है, तो Y गैस कैन बी Cl2। और जब Y गैस अगर Cl2 हो जाए, Y गैस जब Cl2 है तो Cl2 के साथ या तो ये Cl2 के साथ ये NaHSO4 या हम Na2SO4 लिख सकते हैं। तो W या तो NaHSO4 होना चाहिए या Na2SO4 होना चाहिए। तो ऑप्शन देखें तो हाँ, ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ गैस Y के बारे में कुछ मेंशन होना चाहिए था, बट अगर मेंशन नहीं है, हम थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो लॉजिक से भी आ रहा है कि हाइपो सॉल्यूशन है, गैस X प्रोड्यूस हो जा रही है, इसका मतलब है हाइपो के साथ किसी Y को ट्रीट करने पे HCl प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी जो गैस होनी चाहिए, जो गैस Y होनी चाहिए उसमें क्लोरीन गैस होना चाहिए
उसके ट्रीटमेंट के बाद HCl बन गया और W इज NaHSO4 या Na2SO4 दोनों पॉसिबल था। ठीक है, चलिए कॉम्प्रिहेंशन 4 पे आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन 4 में ऐसा है कि मिनरल कोयम नाइट इज फ्यूज विद सोडियम कार्बोनेट। कोयम नाइट इज Ca2B6O11, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करते हैं और एक कंपाउंड जेड बनता है along with a white PPT। अच्छा, जेड को जब हम डाइल्यूट SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड ए देता है और जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद ऑक्साइड सी प्रोड्यूस करता है। सी का जब मैग्नीशियम के साथ रिडक्शन करते हैं तो डी प्रोड्यूस होता है एंड ए नॉन मेटल एक्स प्रोड्यूस होता है। ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरीन ऑन ए मिक्सचर ऑफ Cl, C एंड कार्बन एट हाई टेम्परेचर गिव्स ए हाइड्राइड E विच इज ए फ्यूमिंग लिक्विड along with a gas F। अच्छा, E इज अ यूरिक एसिड। बहुत सारे डेटा एक साथ दिया हुआ है। चलिए शुरू के डेटा स्टार्ट करते हैं। कोयम नाइट को अगर हम Na2CO3 के साथ जब फ्यूज करेंगे, कोयम नाइट के साथ जब हम फ्यूज करेंगे तो कंपाउंड जेड बन रहा है along with a white PPT। तो कोयम नाइट प्लस Na2CO3 को जब ट्रीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का white PPT और Na2B4O7 और NaBO2 बनता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा बोला है कि Z क्या हो सकता है, तो Z अब Na2B4O7 और NaBO2, तो यहाँ पे Z Na2B4O7 हो सकता है। नेक्स्ट, Z react with dilute SO4 to give a compound A। अब हम Z Na2B4O7 को जब हम डाइल्यूट SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो डाइल्यूट SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और Na2B4O7 बोरेक्स इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। अब हम इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये H3BO3 को बाहर H3BO3 वीक एसिड को बाहर करेगा और अपना सॉल्ट Na2SO4 फॉर्म करेगा। नेक्स्ट पार्ट देखें। अच्छा, ये हो गया कंपाउंड ए। अच्छा, नेक्स्ट क्या बात कही है, विच ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स एन ऑक्साइड सी। तो जब हम H3BO3 को स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, H3BO3 तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद ये B2O3 प्रोड्यूस करता है और B2O3 को यहाँ डेजिग्नेट किया हमने C से। अच्छा, C ऑन रिडक्शन विद मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस D। तो हम B2O3 को जब मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे तो B2O3 सॉलिड मैग्नीशियम के साथ मेटल के साथ रिडक्शन के ट्रीट करेंगे तो मैग्नीशियम एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बोरॉन को रिड्यूस कर देगा एलिमेंटल बोरॉन में और खुद मैग्नीशियम का ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, अच्छा, तो C को हमने जब मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया तो प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड बोरॉन। अब देखें इसमें से कौन सा, किसको हमने आगे क्या डिनोट किया। अच्छा, डी, अच्छा प्रोड्यूसर्स डी एंड नॉन मेटल एक्स। तो यहाँ देखेंगे नॉन मेटल तो यही है, तो ये नॉन मेटल एक्स हो गया और ये हो गया डी। अच्छा, फर्दर क्वेश्चन में ऑन ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरीन ऑन ए मिक्सचर ऑफ सी एंड कार्बन एट हाई टेम्परेचर गिव्स ए हाइड्राइड ई। तो देखो B2O3 को जब हम कार्बन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन ट्रीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो ये BCl3 बनाता है और CO प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पे कार्बन यहाँ इसको रिड्यूस करता है और जो बोरॉन बना उस बोरॉन के साथ ये क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करके BCl3 एंड CO बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, गिव्स ए हाइड्राइड E विच इज ए फ्यूमिंग लिक्विड एंड अलॉन्ग विथ ए गैस F। तो ये गैस F जो होगी वो CO हो गया और ये जो हाइड्राइड है दैट इज BCl3। और BCl3 के बारे में ऐसा भी मेंशन है कि इट इज़ अ यूरिक एसिड। तो BCl3 तो एक यूरिक एसिड का काम करता है। देखेंगे बोरॉन की बहुत सारी रिएक्शंस एक ही सवाल में कवर हो गई। तो Z में भी, तो Z इज बोरेक्स। ठीक है, Z देखें H3BO3 हो नहीं सकता, बेरियम कार्बोनेट है नहीं, बोरेक्स हो सकता है, Na3BO3, NaBO2 होता तो NaBO2 भी हो सकता है कि NaBO2 H2SO4 के साथ रिएक्ट करके H3BO3 ही प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है कि A एंड C में भी, A और C में क्या हो सकता है। तो A देखेंगे, A यहाँ H3BO3 है और C यहाँ B2O3 है, तो इट कैन बी H3BO3 एंड B2O3। नेक्स्ट ENF विल बी, तो ENF क्या देख रहे हैं कि E इज BCl3 एंड F इज CO, तो BCl3 एंड CO। तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस जो ग्रुप 30